हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का 9th चैप्टर दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, हम डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो पहला हैबिटेट स्टार्ट किया है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट एक्लिमेटाइजेशन। और एक्लिमेटाइजेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ changes which occur in an organism but for a short period of time। जबकि जो अडेप्टेशन होती है वो एक लंबे समय के लिए होती है। तो देर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। तो कुछ जीवों में ऐसे भी चेंज होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। For instance, if we live in the plants and suddenly go to high mountain regions, we experience difficult in breathing and doing physical exercise for some days। तो बच्चों, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई होता रहता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वी नीड टू ब्रेथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, इसलिए हमें बड़ा तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू चेंज कंडीशन ऑन हाई माउंटेन, और कुछ ही दिनों बाद हमारी बॉडी इस चेंज को एडजस्ट कर लेती है। तो सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। तो इसी चेंज को जो थोड़े समय के लिए होता है क्या कहा जाता है? एक्लिमेटाइजेशन। और इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं एक्लिमेटाइजेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्लिमेटाइजेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। दिस चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो यहाँ से आपको दो डिफरेंस समझ में आ गए हैं कि अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद हमारे अंदर आए हैं और वो परमानेंट चेंजेस हैं। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है शॉर्ट चेंजेस, जो हम कभी किसी प्लेस पर जाते हैं तो हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है तो थोड़े समय में ही, और ये जो चेंजेस होते हैं टेम्पररी होते हैं, तो इसे कहा जाता है एक्लिमेटाइजेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्लिमेटाइजेशन एंड अडेप्टेशन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 से। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं। जब हम किसी भी सीड को भिगो देते हैं और उसको पानी में से निकाल कर जब वो फूल जाते हैं, किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर हॉट ह्यूमिड मतलब कि आपको जो सीड है उसको गर्मी मिल सके और मॉइस्चर भी अवेलेबल रहे, तो उसको गीले कपड़े में बांधकर हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ थोड़ी गर्मी हो। तो उनमें से जो सीड है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। उसमें से जो उसका लीफ एंड शूट एंड रूट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है सीड, और इसी को हम जर्मिनेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट जर्मिनेटेड, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। और इस तरह से एक नया पौधा बनता है। Collect some dry mung seeds, keep a small heap of seeds aside and soak the rest in water for a day। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक ढेरी लेनी है, किसी भी तरह का आप बीज ले सकते हैं, जैसे कोई चना या फिर कोई दाल। तो आप उसको ढेरी जो एक ढेरी ली है उसको आपने डिवाइड कर देना है। आपने जो भीगे हुए चने हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक ढेरी को बिल्कुल सूखा अलग रख देना है। Keep one part completely submerged in water for 3-4 days. Do not disturb the dry seed and those submerged in water। तो आपने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल आपने ये चने लिए प्लेट के अंदर, इसमें से कुछ निकाल दिए जो बिल्कुल ड्राई थे और कुछ को आपने भिगो दिया। भिगोने के बाद आपने 4 पार्ट्स अलग कर लिए। तो जो भिगे हुए चने हैं, एक तो आपने बिल्कुल ऐसे कमरे में रख दिया जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर सनलाइट आती है, तो एक आपने बिल्कुल शेडेड एरिया में रख दिया। तो इस तरह से आपने देखना है कि कौन सा सीड सबसे पहले जर्मिनेट करेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड, ड्राई सीड्स को हमने अलग रखना है, जबकि जो सबमर्ज्ड इन वाटर जो भीगे हुए हैं उनको अलग करना है। तो कीप वन पार्ट ऑफ सॉक सीड इन अ सनी रूम। तो एक जो ढेरी है उसको एक ऐसे कमरे में रखना है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है। अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। दूसरा हमने ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल ही डार्क है। और कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग से इन अ रेफ्रिजरेटर विद आइस अराउंड देम। और
तीसरे भाग को हमने किसी फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब यह देखना है कि सबसे पहले कौन जर्मिनेट करेगा। तो आपके पास आंसर सीधा आपको मिल जाता है, जो सीड सनी रूम में रखा जाएगा वो सबसे पहले जर्मिनेट करेगा। वट डू यू नोटिस आफ्टर फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली। तो जो हमारे जो हमने डार्क रूम में रखा है वो भी जर्मिनेट करेगा, लेकिन वहाँ जो प्रोसेस है वो स्लो होगी, और आइस में तो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो इस तरह से हमें कंडीशंस दी गई जिसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि जर्मिनेशन को क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हम सीड को भिगोते हैं तो वाटर चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए, और क्या चाहिए, सन की लाइट। तभी वह क्या करता है कि अपनी जो शूट एंड रूट को निकाल पाता है। डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यह समझ चुके हैं कि हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बिना पौधे ग्रो नहीं कर सकते। इनफैक्ट दिस एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन प्लांट्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये सभी फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट हैबिटेट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।